हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम सरदीप सिंह है और मैं जम्मू का रहने वाला हूँ। आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ लिया होगा, व्यू नाउ क्राइसिस, जिम्मेवार कौन। आइए इसके ऊपर बात करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, व्यू नाउ एक पंजाब बेस्ड कंपनी है और ये डाटा सेंटर्स का काम करती है और पिछले 5-6 साल से शायद ये मार्केट में काम कर रही है। तो इसने अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए लोगों से इन्वेस्टमेंट ली, लोगों को क्लाउड पार्टिकल के नाम पर इन्होंने पैसा इकट्ठा किया। हो सकता है इन्होंने इन्वेस्टमेंट भी की हो, जगह जगह पे डाटा सेंटर्स बनाए भी हों। तो उसमें बड़ी बात ये होगी कि इन्होंने लोगों से पैसा लेते वक्त उनके साथ एक एग्रीमेंट किया कि हर मंथ उनको अगले 10 साल के लिए रेंट दिया जाएगा। और रेंट इतना कि जो आदमी जितनी भी इन्वेस्टमेंट करेगा 10 साल में उसको 3 से 4 गुना रिटर्न मिलने वाला था। तो दोस्तों, इसमें सिस्टम इनका अच्छी तरह चल रहा था, लेकिन अक्टूबर के मंथ में ईडी ने इनके ऑफिसेज के ऊपर रेड मारी और कुछ सामान ज़ब्त किया, कुछ गाड़ियां भी ज़ब्त की। तो आज सुप्रीम कोर्ट तक ये केस पहुंच गया है और लोगों का 4-5 महीने से जो रेंट आना वो बंद हो चुका है, क्योंकि ईडी ने इनके जो बैंक अकाउंट्स हैं वो सारे फ्रीज करवा दिए। तो आज जो लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया, कुछ ने तो अपने जो उनके पास बिलोंगिंग्स थी, जितना अमाउंट उनके पास था उसको उन्होंने इन्वेस्ट किया। बट कुछ लोगों ने क्या किया, अपनी ज़मीनें, अपने घर बेच दिए या उनके अगेंस्ट लोन ले लिया या बैंक से पर्सनल लोन ले लिया। तो वो लोन लेकर या घर बार बेचकर उन्होंने व्यू नाउ को पैसा दे दिया इन्वेस्टमेंट के तौर के ऊपर, सिर्फ इसी होप से कि 10 साल में 3-4 गुना पैसा मिल जाएगा। तो इसमें सबसे पहले मैं ज़िम्मेवार समझता हूँ जो इन्वेस्टर्स हैं, जो लोग हैं, वो खुद ज़िम्मेवार हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिना सोचे समझे, बिना कोई टेक्निकल नॉलेज के उन्होंने कंपनी को पैसा दे दिया। ये भी समझने की कोशिश नहीं की कि कंपनी इतना पैसा रिटर्न में कैसे देगी और कहाँ से देगी। ठीक है, पिछले 4-5 साल से ये चल रहा था, तो इसका मोडस ऑपरेंडाई ये रहा कि जो सीनियर लोग कंपनी के बिहाफ पे काम करते थे, वो लोगों को कुछ पुराने लोगों की एग्ज़ाम्पल देते थे कि उसने इतना पैसा कमा लिया या मंथली उसको इतना रेंट आ रहा है, उसको इतना पैसा हर मंथ में पहली या 2 तारीख को मिल रहा है। तो लोगों ने बिना सोचे समझे इसमें इन्वेस्टमेंट की, इसमें पैसा लगा दिया। कुछ ने मेहनत की कमाई का पैसा लगाया, कुछ ने उधार लेके लगा दिया, जिससे आज रेंट आना बंद हो गया। जिन्होंने लोन लिए हुए हैं उनकी ईएमआई नहीं जा रही है। बैंक्स या जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं वो उनके घरों पे आ रहे हैं और कहीं तो फैमिलीज़ में भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लगी हैं, क्योंकि आगे फ्यूचर उनको डार्क नज़र आ रहा है। तो इसलिए मेरी नज़र में सबसे बड़ा जो ज़िम्मेवार है वो इन्वेस्टर खुद ही है। दोस्तों, मेरे पास भी मेरा एक दोस्त अपने सीनियर को लेके आया था। उसने सारा मुझे प्लान दिखाया पेपर के ऊपर
क्या सिस्टम है, कैसे काम करता है। तो मैंने उसको मना कर दिया, मुझे डाउटफुल लगा। तो मेरे कुछ एक दो क्वेश्चंस थे जिसका वो जवाब नहीं दे पाया, या उसके पास जवाब था ही नहीं मेरा ख्याल। तो उसने मुझे अपने ऑफिस में आने को कहा कि हमारे वहाँ पर सीनियर्स हैं, वो आपके डाउट क्लियर करेंगे। तो मैं ऑफिस चला गया। जो वहाँ पे सीनियर थे उन्होंने भी मुझे सारा प्लान दिखाया, मुझे एक दो लोगों से मिलाया, ये देखो ये 1 लाख रुपया महीना ले रहे हैं, दूसरा ये दिखाया ये 1.5 लाख रुपया महीना ले रहा है। तो लेकिन मेरा वही क्वेश्चन था कि इतना रिटर्न कंपनी कहाँ से दे रही है। उसके सीनियर्स के पास भी कोई जवाब नहीं था, या जो उन्होंने जवाब दिया उससे मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ। फिर मुझे बोला गया कि अगर आपको डाउट और ज़्यादा क्लियर करने हैं तो आप हमारे साथ चंडीगढ़ चलिए, वहाँ पर आपको सीईओ से बात करवाएंगे, वो आपके सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे, फिर आप इन्वेस्टमेंट करना। बट क्योंकि मुझे ये सामने तस्वीर नज़र आ रही थी, सामने मेरे माइंड में ये पिक्चर क्लियर हो चुकी थी कि ये एक ना एक दिन इसमें प्रॉब्लम आने वाली है, तो मैंने फ्लैटली रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने अपने फ्रेंड्स जो मेरा था वो भी शायद मेरे से नाराज़ हुआ, बट मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। और मैंने अपने फ्रेंड को समझाया, उसको कन्विंस किया, क्योंकि वो अभी नया नया जुड़ा था। तो उसने भी अपना पैसा वापस ले लिया। हफ्ता 10 दिन के बाद उसको उसका पैसा मिल गया, थोड़ा सा अमाउंट उन्होंने काट लिया, बाकी पैसा उसको दे दिया। टुडे ही इज़ थैंकफुल टू मी कि उसका पैसा डूबने से बचा लिया मैंने। तो इस तरह दोस्तों, अगर सभी इन्वेस्टर्स ने थोड़ी सी समझदारी से काम लिया होता, थोड़ा सा भी ये उनके माइंड में आता कि ये रिटर्न इतना कैसे और क्यों दे रही है कंपनी, तो शायद उनका पैसा बच जाता, आज वो इस हालत में नहीं होते। दूसरा सर, मेरी नज़र में जो कल्प्रिट है वो व्यू नाउ की मैनेजमेंट है। क्योंकि जब ईडी ने पहला रेड किया, उसके 7-8 दिन के बाद ईडी ने एक प्रेस रिलीज़ की जिसमें उन्होंने बताया कि हमने व्यू नाउ के इतने ऑफिसेज में रेड किया। तो वो जो 7-8 दिन थे वो व्यू नाउ की मैनेजमेंट ने वेस्ट कर दिए। अगर उन्होंने ईडी के साथ कम्युनिकेट किया होता प्रॉपरली, उनके साथ मिले होते, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते कि उनका बिज़नेस लेजिटिमेट है, तो शायद आज ये सिचुएशन ना होती। उन्होंने वो जो गोल्डन डेज थे 7-8, उसको संभाला नहीं। उन्होंने शायद ईडी की रेड्स को लाइटली लिया, बट वो रेड ही इनका आज कारण बन गई कि आज जो सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। उसके बाद व्यू नाउ कोर्ट्स में चली गई। इलाहाबाद कोर्ट से उनका केस ये लूज़ कर गए, फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट से ये केस लूज़ कर गए, अब ये सुप्रीम कोर्ट में चले गए हैं। तो इसलिए मैं सबसे बड़ा दूसरे नंबर पे जो जिम्मेवारी है वो ईडी की व्यू नाउ की मैनेजमेंट का है। दोस्तों, एक छोटी सी एग्जांपल मैं देता हूँ कि अगर आप कार में चल रहे हो और रास्ते में किसी चेक पोस्ट पे पुलिस वाले आपकी कार को रोकते हैं और अनफॉर्चुनेटली आपके पास उस दिन डॉक्यूमेंट्स वो घर रह गए हैं, आपका लाइसेंस भी घर रह गया, तो पुलिस जो ऑफिसर है वो आपकी गाड़ी को सीज कर लेता है। तो उस केस में आप क्या करोगे? सीधा जवाब है कि आप घर जाओगे, किसी तरह भी जाओगे, टैक्सी करोगे, ऑटो करोगे, या घर से किसी को बुलाओगे,
डॉक्यूमेंट्स लाओगे, डॉक्यूमेंट्स पुलिस ऑफिसर को दिखाओगे और अपनी गाड़ी लेकर चले जाओ। बस इतना ही काम व्यू नाउ को करना था। ये नहीं किया तो व्यू नाउ की मैनेजमेंट ने ये अपने लिए खुद ही ये एक मसला क्रिएट कर दिया। और ये भी हो सकता है कि व्यू नाउ मैनेजमेंट के पास कहने को कुछ नहीं था, या ईडी को दिखाने के लिए उनके पास डॉक्यूमेंट्स जो वो मांगे होंगे उन्होंने वो नहीं थे, या अपने बिजनेस की पूरी डिटेल्स नहीं थी। इस वजह से व्यू नाउ की मैनेजमेंट ने पहले 7 दिनों को यूटिलाइज नहीं किया। तो आज हालत यहाँ पर हो गई है कि कई लोगों के घर उजड़ रहे हैं, कई लोगों के घरों में पुलिस, बैंक्स और जो प्राइवेट फाइनेंसर्स हैं वो आ रहे हैं क्योंकि उनकी ईएमआई रुकी हुई है। लोगों में दहशत है, लोगों को होप दी जा रही है अभी भी कि आपको रेंट आएगा, रेंट आएगा, रेंट आएगा। लेकिन मेरा मानना है कि, और ये विश है मेरी, कि लोगों को कम से कम उनकी जो इन्वेस्टमेंट है, जो उनकी लागत है, वो पैसा उनको मिल जाए। रेंट वेंट को तो अभी वो भूल ही जाओ, क्योंकि अब कोर्ट्स में ये केस है तो ये कोर्ट्स के केस इतनी जल्दी हल नहीं होते हैं। तो व्यू नाउ मैनेजमेंट की जिम्मेवारी थी कि वो ईडी से अपने आप के लिए क्लियरेंस लेते, लेकिन उन्होंने नहीं ली, तो इसलिए वो भी जिम्मेवार हैं इसके लिए। बहुत से लोग ईडी को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं कि ईडी वाले जो हैं वो पैसा लेने के लिए शायद ये सब कुछ कर रहे हैं। बट फ्रेंड्स, मैं एक बात अपने एक्सपीरियंस के बेस पर ये बता रहा हूँ कि कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसर जब वो कुछ लिख के दे देता है तो वो उससे बैकआउट नहीं कर सकता, और अगर कोर्ट में लिख के दिया है तो फिर तो मतलब ही नहीं कि वो उससे बैकआउट कर जाए। अक्सर लोग ये कहते हैं कि ईडी 95% केसेस में फेलियर हुआ है ईडी का। वो ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे जो विटनेसेस होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। विटनेस पहले कुछ कहता है, उसका बयान कुछ कहता है, बट जब कोर्ट के सामने पेश होता है तो विटनेस अपने पुराने बयान से मुकर जाता है। इसकी वजह से मोस्टली जो केस ईडी के कोर्ट्स में ड्रॉप हो जाते हैं, उसकी वजह यही होती है कि जो विटनेसेस होते हैं वो हॉस्टाइल हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो कोई विटनेस नहीं है, कोई आदमी ये नहीं कह रहा हाँ जी मेरे से ये किया। यहाँ पर लोगों, ईडी ने जो कोर्ट में बयान दिए हैं, जो इन्होंने फैक्ट्स रखे हैं, वो जो हैं वो डाटा है, जो व्यू नाउ का डाटा है, उसके बेस के ऊपर ईडी ने ये सारा कुछ अपनी जो हिस्ट्री है या इसकी जो केस की जो बेस है वो डाटा को बनाया है। तो इसलिए इस केस को लंबा चलने का है, और मुझे नहीं लगता है कि इसमें व्यू नाउ को कुछ रिलीफ मिलेगा इमीडिएटली। तो यही था फ्रेंड्स, मेरी नज़र में यही दो, एक तो इन्वेस्टर्स और दूसरा व्यू नाउ की मैनेजमेंट, वही जिम्मेवार है। तो अगर आप मेरे से डिसएग्री करते हैं या एग्री करते हैं तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर अपना कमेंट देना, सो दैट मुझे भी लगे कि मैं कहाँ पे ठीक बोल रहा हूँ या कहाँ पर मैं गलत हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।